कैसे हो भाई लोग। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है जेनजी प्रोटेस्ट। बहुत ही रिसेंट है, सितंबर में ही हुआ है। और इसको हम बहुत अलग अलग डायमेंशन से देखेंगे, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है। कि पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था वहां पे, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स, ये सब। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस पे। आईआर पर्सपेक्टिव से हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे। और हमें देखना है फिर इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो हैं इतने सिग्निफिकेंट हैं क्यों। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस। और लास्ट में हम देखेंगे कि अब इन रिलेशन को और स्ट्रेंथन कैसे करना है। हाउ टू नेविगेट थ्रू दिस जेंजी प्रोटेस्ट, इंडिया के लिए क्या वे फॉरवर्ड्स। ये सब डायमेंशन हम कवर करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। देखो यार, इसको हम एक फ्लो चार्ट मेथड से पढ़ते हैं। क्या हुआ था नेपाल में। जो नेपाल की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो केपी शर्मा ओली थे, बस इतना पता होना चाहिए कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो काफी इश्यूज फेस कर रही थी। पुअर गवर्नेंस थी उनके रूल में, करप्शन हाई लेवल पे था, और उन्होंने अथॉरिटेरियन मेजर्स लेने स्टार्ट किए थे। जैसे कि बैनिंग ऑफ 23 सोशल मीडिया एप्स। उन्होंने 23 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया, विच वॉज ऑल्सो द ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर दिस प्रोटेस्ट। ये तो थे ही पुअर गवर्नेंस, करप्शन और अथॉरिटेरियन मेजर्स। ये जो थे पॉइंट्स थे जो ट्रिगर कर रहे थे उसको, प्रोटेस्ट को। लेकिन इमीडिएट अगर ट्रिगरिंग पॉइंट देखा जाए तो वो ये था, जो 23 सोशल मीडिया ऐप बैन हुए थे, दैट वाज द इमीडिएट ट्रिगरिंग पॉइंट। ये सब होने के बाद वहां की जनता वहां से सरकार से बिल्कुल तंग आ चुकी थी इन इश्यूज के चलते हुए, और दे लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट। और इसी प्रोटेस्ट का नाम था जेंजी प्रोटेस्ट। क्यों बोलते हैं इसे जेंजी प्रोटेस्ट? बिकॉज यंगर जनरेशन जो है, जो जेंजी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो बहुत ही लाजमी है कि इसको जेंजी प्रोटेस्ट ही बोला जाए। प्रोटेस्ट में हुआ क्या? प्रोटेस्ट में जो जितने भी यंग पीपल थे, दे स्टार्टेड बर्निंग द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बर्न करने स्टार्ट किए। इंस्टीट्यूशंस वर बर्न डाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वहां का सुप्रीम कोर्ट है, वहां की पार्लियामेंट है, ये सब उन्होंने बर्न डाउन कर दिया। और सारी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिकॉर्ड्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव, सबको बर्न डाउन किया। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी। और टोटल यहाँ पे जो नेपाल को लॉस आया वो 10 बिलियन नेपाली रुपीस में जो लॉस था वो नेपाल को फेस करना पड़ा इस प्रोटेस्ट के अंडर। प्रोटेस्ट में केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। और वहां की जो जनता थी, वहां के जो यंगस्टर्स थे, उन्होंने जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थी वहां की, सुशीला कार्की, उनको वहां का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये अभी फिलहाल वहां पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तैनात है। सुशीला कार्की ने जैसे ही अपॉइंट हुई है प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने एंटी करप्शन मिनिस्टर बनाए, जो करप्शन में लुक इनटू करेंगे। और उन्होंने बोला कि मैं 5 मार्च तक नए इलेक्शन हेल्ड करवा दूंगी, और उसके बाद आपकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। ये है टाइमलाइन प्रोटेस्ट की। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। तो हमने एक डायमेंशन कवर कर लिया, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। अब वहां पे बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट है। इस चीज का क्या इम्पैक्ट है इंडिया नेपाल के रिलेशंस पे, ये समझते हैं। आ जाओ। इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखो यार, जैसे कि मैंने बताया, वहां पे ऑलरेडी पॉलिटिकल अनरेस्ट है नेपाल के अंदर। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से बहुत सारे एरियाज इंपेक्टेड होते हैं। देयर आर वेरियस एरियाज दैट आर इंपेक्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सबसे पहला एरिया जो इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो हो रहा है इकोनॉमी। जो इंडिया नेपाल है, दे कैरी आउट अ ट्रेड इन पेट्रोलियम, मशीनरी और एनर्जी। इन चीजों में इंडिया और नेपाल के बीच मेजर ये चीजें हैं जहां पे ट्रेड होती है। पेट्रोलियम पाइपलाइंस हैं इंडिया नेपाल के बीच में। एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बेसिकली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट होती है। और मशीनरी, वेरियस मशीन्स। और तो और जो लेबर है, वो भी नेपाल से इंपोर्ट होती है। इन सब के चलते देर इज अ ह्यूज
इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया जो है, इट इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ नेपाल। और क्योंकि नेपाल में इतना अनरेस्ट है, तो उससे इंडिया की ट्रेड भी हैम्पर हो रही है। सो इकोनॉमी में पहला इम्पैक्ट ये है। सेकंड चीज आती है एनर्जी। जो एनर्जी ट्रेड होती है दोनों कंट्रीज के बीच में, उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पॉलिटिकल अनरेस्ट का। इंडिया और नेपाल ने मिलकर एक प्रोजेक्ट चालू किया था अरुणा 3 से, जो कि एक 10,000 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था, जिससे एनर्जी सप्लाई की जाती थी नेपाल से इंडिया में। एनर्जी जनरेट होगी नेपाल में और वो सप्लाई की जाएगी इंडिया में। अब वो खतरे में है, वो होल्ड पे है, वो कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़ रहा। हालांकि इसको 2024 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ अब तक ही। और तो और एक और लाइन है, धालकेबार एंड मुजफ्फरपुर जो लाइन थी। धालकेबार नेपाल में है, मुजफ्फरपुर आपको पता है यूपी में है। तो जो सरप्लस एनर्जी थी धालकेबार से, वो मुजफ्फरपुर में ट्रांसपोर्ट की जाती है इस लाइन के थ्रू। और ये 400 किलोवाट की जो लाइन है, ये इसकी कैपेसिटी है इतनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट कर। तो ये भी अभी खतरे में है, दिस इज ऑल्सो एट रिस्क, एट स्टेक। और क्या चीज इंपैक्ट हो रही है इस पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से? कल्चरल जो टूरिज्म है, वो ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। आपको पता ही है, इंडिया और नेपाल के बीच में दो सर्किट्स हैं, एक रामायणा सर्किट और एक होता है बुद्धिस्ट सर्किट। ये दोनों चीजें, कल्चरल टूरिज्म जो है वो काफी इंपैक्ट हो रहा है इस पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से। एंड द मेजर इम्पैक्ट जो इस पॉलिटिकल अनरेस्ट का आया है, वो आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। दोनों कंट्रीज आपस में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते हैं। कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते हैं, कुछ कनेक्टिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो शेयर करते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने नेपाल को एड देता रहता है इन द मैटर ऑफ हेल्थ और एजुकेशन। जैसे अभी रिसेंट में एक हॉस्पिटल था, बीर हॉस्पिटल करके, वो इंडिया ने हेल्प की थी वहां पे नेपाल में बनाने के लिए। और ये एक तरीके से सोशल कैपिटल बढ़ा रहा है वहाँ की, नेपाल की। कुछ कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में शेयर किए जाते हैं, जैसे कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों कंट्रीज के बीच में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो इंडिया ने $1.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है नेपाल को, कि आप रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए क्रॉस कंट्री कनेक्टिविटी के लिए। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बॉर्डर बॉर्डर रोड्स तो हैं ही, साथ में जोगबनी और भरत नगर जो ये रोड है, ये मेजर रोड है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब इम्पैक्ट हो रहे हैं। कनेक्टिविटी का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा इस अनरेस्ट के बाद? और जो लास्ट में इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया के ऊपर, वो आ रहा है डिफेंस सेक्टर में। देखो यार, हर एक कंट्री का ना, अगर कहीं पे भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था कि जस्टिस इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू द जस्टिस एवरीवेयर। वैसे ही अगर कहीं पे भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इट हैज अ स्पिलिंग इफेक्ट। एक तरीके से नेगेटिवली मोटिवेट करता है एंटी इंडिया एलिमेंट्स को जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या पता नेपाल प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वो इंडिया के अंदर डिस जो पीस है वो डिस्टर्ब करे यहाँ पे। एक हमारी एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण, उसका दैट इज ऑल्सो इम्पेक्टेड। गोरखास, 30,000 गोरखा सोल्जर्स हमारी इंडियन आर्मी के हैं, अलग से रेजिमेंट है। दीज आर व्हाट विल बी देयर फ्यूचर, दिस इज ऑल्सो एट स्टेक। और हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, दैट इज 1770 किलोमीटर के जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज ओपन बॉर्डर। उस बॉर्डर से इश्यूज क्या क्या आते हैं? देयर आर वेरियस इश्यूज। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो कोई सर्वेलेंस नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। स्मगलिंग का इशू है इस ओपन बॉर्डर से, तो ड्रग अब्यूज, ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज का भी अभी खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब कंसर्न है। क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया के ऊपर इस पॉलिटिकल अनरेस्ट, इस जेंजी प्रोटेस्ट? अब देखते हैं कि हमें, हमारे लिए नेपाल सिग्निफिकेंट है क्यों। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी बहुत कल्चरल टाइज है हमारी नेपाल के साथ, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना की एज अ बफर जोन एक्ट करता है हमारे लिए। डिफेंस में हमारे गूरखास जो हैं, गूरखा रेजिमेंट है, वो हम नेपाल से आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
वो हम नेपाल से इंपोर्ट करते हैं। और ट्रेड हमारा नेपाल के साथ $6 बिलियन का सरप्लस, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल। और ये क्राइसिस को मैनेज करना हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया के लिए क्या वे फॉरवर्ड्स, हाउ विल इंडिया रिएक्ट टू दिस जेंजी प्रोटेस्ट, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इंडिया को क्या चाहिए, वहां के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दे, सपोर्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जो एंटी एलिमेंट्स है उनको बिल्कुल सपोर्ट ना करे। सेकंड चीजेस जैसे कि कारगी जी ने बोला है कि वो 5 मार्च तक इलेक्शन करवाएंगी, तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनके इलेक्शन की, ताकि वो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर हो। अप्रोच नोन एज डोर, फुट इन द डोर अप्रोच। अगर हमारा ही स्टेक है किसी भी क्राइसिस में, तो हम कोई भी इनडायरेक्ट एक्शन लेने से या नेगेटिव एक्शन लेने से डरते हैं। इसी वजह से कहते हैं आप डिफेंस और ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ाओ नेपाल के साथ, ताकि नेपाल एंटी इंडिया होने से डरे, क्योंकि उनका खुद का स्टेक है, दे हैव देयर फुट इन द डोर। जो चाइना अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है वहां पे नेपाल में, उसको काउंटर करो। और ज्यादा एड बढ़ाओ नेपाल के लिए, सोशल, फिजिकल, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में, वैसे फाइनेंशियल एड्स, एफडीआई जो है, उससे चाइना का काउंटर किया जा सकता है फाइनेंशियल एड के थ्रू। और सब प्रायर जो वो है हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो है कि रिवर और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है नेपाल के साथ, उनको रिजोल्व करो एट द अर्लीस्ट। दिस इज द वे फॉरवर्ड हाउ इंडिया शुड गो थ्रू it how it will strengthen India Nepal ties. This is all clear। हमने जेंजी प्रोटेस्ट देखा होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया नेपाल पे, क्या रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंस क्या थी नेपाल की हमारे लिए, और कैसे हम स्ट्रेंथन करेंगे रिलेशंस को इस सिचुएशन में। दैट्स ऑल फॉर इट। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।